दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल टॉक और मैं हूं संतोष पांडे। आनंद होनहारों की एक कहानी सीरीज की पहली कड़ी आपको आज मैं दिखाने जा रहा हूं, जो राजस्थान के जयपुर की है, जहां अक्षय भटनागर अब एलडीसी की जॉब कर रहे हैं। उनकी मां बताती हैं कि अब बहुत ही आसान काम नहीं था, लेकिन संघर्ष और धैर्य ने यहां तक पहुंचा दिया है। अक्षय डांस करते हैं, बढ़िया कविता गाते हैं और साथ ही साथ अक्षय जॉब कर रहे हैं। हमने इन्हें होनहार माना है, लेकिन सरकार ने इन्हें दिव्यांग की कैटेगरी में रखा है। आइए जानते हैं इनके संघर्ष की कहानी। हमने कहा था अक्षय भटनागर के पास मैं पहुंच चुका हूँ। आइए जरा मिलते हैं अक्षय से। हाय अक्षय। आई एम अक्षय भटनागर। मैं पहले स्कूल में पढ़ा था 2010 तक, और इसके बाद में मिलने के लिए कभी कभी स्कूल चला जाता हूँ। और मैं रात को टीवी पे केबीसी देखता हूँ, और इसके बाद में केबीसी में जाना चाहूंगा। अक्षय की बातचीत हो रही है और अक्षय बता रहे हैं कि वो केबीसी में जाना चाहते हैं, केबीसी देखते हैं। और लेकिन जरा समझते हैं कि अक्षय के जीवन में जो बदलाव आया, क्योंकि अक्षय इसमें रोजगार में हैं, वो जॉब भी करते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन सबसे पहले पूछते हैं कि अक्षय इस समय कैसा महसूस कर पा रहे हैं पढ़ाई के बाद। मैं पोस्ट ग्रेजुएट की तैयारी भी कर रहा हूँ। मैंने बीए ग्रेजुएशन भी कर लिया था 2014 में। मैंने कॉलेज आर्ट से किया था। 10 सीबीएसई बोर्ड से भी दिया था एग्जाम 2009 में। अक्षय बता रहे हैं कि इन्होंने पढ़ाई कैसे की है और अक्षय इसमें एलडीसी जॉब कर रहे हैं राजस्थान में। ये ऐसे पहले आर्टिस्टिक हैं भारत में जिनको राजस्थान की सरकार या राजस्थान के लोगों ने ही, जो अधिकारी हैं, वो भी एक्सेप्ट नहीं करते थे। लेकिन चैलेंज बहुत बड़ा था और चुनौती बड़ी थी। धीरे धीरे अक्षय के परिवार वालों ने, उनकी माँ ने अक्षय को यहाँ तक ले आया और उन्होंने अक्षय को उस मुकाम पे पहुंचाया जहाँ पर एक साधारण परिवार के लोग, जो अपने आप को बहुत काबिल समझते हैं, वहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो अब हम सीधा अक्षय के बाद पहुंचेंगे, अक्षय की माँ से बातचीत करेंगे। वो बताएंगी कि समस्याओं का सामना उन्हें कैसे किया और उसके बाद वो इस मुकाम पर पहुंच पाई है। अक्षय की बातचीत हो रही है। अब अक्षय के साथ जो परिवार लगता है, जो उनकी माँ है, जो अक्षय को यहाँ तक ले आई हैं, उनसे चर्चा करते हैं कि उनका कैसे संघर्ष शुरू हुआ। और वो बताएंगी कि अक्षय के चीजों को लेकर के शुरुआती दिनों में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, और अब वो गर्व से कह सकती हैं कि अक्षय एक होनहार और आनंद देने वाले बेटे हैं। मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब अक्षय का जन्म हुआ और करीब 3 साल बाद हमें ये समझ आने लगा कि इसके व्यवहार में थोड़ी सी असामान्यता है, पर हम नहीं जानते थे कि इसे क्या दिक्कत है। और जब हम इसे ले गए डॉक्टर के पास और वहाँ हमें ये बताया गया कि इसे ऑटिज्म है, तो समझ ही नहीं आया कि ऑटिज्म होता क्या है। पर जब ऑटिज्म का मतलब समझ आया और ये पता चला कि ये एक ऐसा मतलब डिसऑर्डर है जिसका कोई इलाज नहीं है, तो लगा पता नहीं क्या हो गया हमारे साथ और हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। पर ठीक है, चीज़ें जो भी सामने आई उसका सामना तो हमें करना ही था। कितने दिन आखिर रोते। फिर धीरे धीरे मैंने खुद ने इसके साथ काम करना शुरू किया और समस्या इतनी ज़्यादा थी। 95 में जब हमें पता चला, कोई जानता ही नहीं था ऑटिज्म क्या होता है। सर्टिफिकेट जो था वो एमआर का बनता था, ऑटिज्म उसमें लिखा नहीं जाता था। तो वहाँ पे हमें टकराना पड़ा सिस्टम से और एक केस चला। उसके बाद ऑटिज्म लिखने की शुरुआत हुई सर्टिफिकेट में। स्कूल में एडमिशन होता नहीं था, लोगों को लगता था पता नहीं ये कैसा व्यवहार करेंगे, दूसरे पेरेंट्स ऑब्जेक्शन करेंगे। उस समय हमें टकराना पड़ा कि स्कूल में एडमिशन हो। धीरे धीरे जब ये कॉलेज में पहुंचा तो वहाँ एडमिशन नहीं होता था, तो कमिश्नर, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी कमिश्नर की कोर्ट है, वहाँ जाकर के हमें कंप्लेन करनी पड़ी, तब जाकर के एडमिशन हुआ। स्कूल में कॉलेज तक आ गया। कॉलेज में जब इसने पास किया एग्ज़ाम, तो राजस्थान का पहला ऑटिज्म प्रभावित ग्रेजुएट बना 2014 में, और शायद ये भारत का उस टाइम का पहला ऑटिज्म प्रभावित ग्रेजुएट था। पर जब कॉलेज कर लिया तो ऐसा लगा कि अब रोजगार, तो पता चला कि ऑटिज्म को रोजगार में आरक्षण मिलता ही नहीं है। तब हमारा 2013 से ये संघर्ष चला था, क्योंकि 2011 में हमें नॉलेज हो गई थी कि ऑटिज्म को मतलब रिजर्वेशन नहीं है। तो तब एक कानून बनना था, उसी की कई सेमिनार वगैरह में भाग लेते थे, वहाँ बात पहुँचाते थे, नीचे से लेकर ऊपर तक बात पहुँचाई कि इसे रोजगार में आरक्षण मिलना चाहिए ऑटिज्म श्रेणी को। फाइनली 2016 का कानून बना, लेकिन वहीं सब कुछ अंत नहीं हुआ। उसके बाद भी
कानून बन जाते हैं, लेकिन उनकी पालना को लेकर के इतना ज़्यादा सिस्टम से टकराना पड़ता है। दूसरे समाज की मानसिकता भी कुछ ऐसी है कि जहाँ शारीरिक विकलांगता है वो विजिबल डिसेबिलिटी है, तो लोगों को देख करके लगता है कि हाँ इनके साथ कोई समस्या है। लेकिन जहाँ हमारे ऑटिज्म या कोई मानसिक दिव्यांगता होती है वहाँ लोगों का व्यवहार थोड़ा ये लगता है कि ये अपने पापों की सजा भुगत रहे हैं या इनके साथ ऐसा है, थोड़ा एक नफरत की नज़र से देखा जाता है। लेकिन हमें यही सोच बदलनी है और उस सोच को बदलते हुए ही आज अक्षय जहाँ तक पहुँचा है। तो आज हमें इतना गर्व होता है कि कभी मुझे लगता था ये पढ़ पाएगा और आज ये पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है। ये भारत का पहला ऐसा ऑटिज्म में प्रभावित कर्मचारी बना जिसने कि सरकारी नौकरी हासिल करी और वो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करके। मतलब हर असंभव को इसने संभव बनाया और दूसरों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बनता है ये। आज दूसरे अभिभावक जब इससे मिलते हैं या इसके बारे में कहीं पे भी पढ़ते हैं तो उन्हें लगता है कि जब ये ऑटिज्म में प्रभावित ऐसा कर सकता है तो शायद हमारा बच्चा भी कर पाएगा। तो ये हमारे लिए इससे बड़ा आनंद किसी भी पेरेंट के लिए कुछ हो ही नहीं सकता कि कहाँ से जहाँ लगता था पढ़ भी नहीं पाएगा और आज कहाँ तक पहुँच गया जहाँ पूरे देश भर में ये रोल मॉडल के रूप में स्थापित हो चुका है। दोस्तों, मैं आपको यही दिखाना चाह रहा हूँ कि जो मेरे आनंद सीरीज की शुरुआत हो रही है उसमें यही बात बताना है कि जो इंटेलेक्चुअल दिव्यांग होते हैं, जिनको होनहार के रूप में मैं मान रहा हूं, जिनको तमाम सारी बातें होती हैं, जैसा मैं बता रही हैं आपको, परेशानियों को माँ है वो चीज़ों को देखा है। इंटेलेक्चुअल दिव्यांग की बात ये इसलिए हो रही है क्योंकि तमाम ऐसे घरों में भी मैं आपको लगातार उस सीरीज को दिखाऊंगा, स्टोरी को दिखाता रहूंगा कि उसमें कैसे कैसे उनकी परेशानियां सामने आती गई और चैलेंज उन्होंने क्रैक किया और सिस्टम से आगे निकले। अब बात हो रही थी अक्षय की। अक्षय ने बताया कि कैसे अक्षय ने पढ़ाई की, अक्षय की माँ ने बताया कैसे अक्षय यहाँ तक आए। अब अक्षय के जो रोजगार में जो समस्या आई, जिसे उन्होंने रोजगार पा भी लिया, उसके बाद भी दिक्कतें होती हैं। सबसे बड़ी समाज में जो बुराई है वो यही है, जो लोगों की मानसिक बीमारियां हैं वो लोग समझ नहीं पाते किसी की परेशानी और वो हमेशा अपने जैसा ही दूसरे को समझना चाहते हैं। आज मैं फिर उसी मुद्दे पर अभी इनसे बात यही करना चाहूंगा कि जब अक्षय को रोजगार मिल गया उसके बाद जो दिक्कतें खड़ी हुई उसको जरा समझिए कितना मुश्किल भरा रहा वो दौर। कहना है आपका कि हमारे बच्चों के साथ सबसे बड़ी समस्या यही रहती है कि समाज इन्हें दिल से कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाता। कितने ही अवार्ड जीत ले, कितने ही अपने आप को स्थापित कर दे और अपने आप को सिद्ध कर दे। जब अक्षय को जॉब मिला हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी थी, पर मैं ये चीज़ जानती थी क्योंकि मैं इस फील्ड में अब बहुत सालों से संघर्ष कर रही हूँ और यहाँ की मानसिकता वगैरह से हम बहुत वाकिफ़ हो चुके हैं। हमें पता था कि इससे समस्याएं आएंगी, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि 10 दिन के अंदर अंदर इतनी भयानक समस्याओं का ये सामना करना पड़ेगा। इसे वहाँ पर पहले दूसरे दिन से ही जो इसका स्टाफ था वो जब इसे अपने आप से बातें करता था, क्योंकि ज़्यादा काम नहीं दिया गया था इसे स्टार्टिंग में, तो उनका ये कहना था कि ये तो पागल है। और इसके पीछे से वो लोग और इसके अगल बगल वाले जो थे वो इसे इसी शब्द से लिटरली पुकारने लगे। और जब हमें इस बात का पता चला तो हमने वहाँ जाकर के बात भी करना चाहिए और कुछ ऐसा हो गया कि इसे फिर वहाँ से उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया दूसरी जगह। क्यों? क्योंकि वो लोग इसे समझ पा नहीं रहे थे और हमने जब कहा कि हम हर तरह का सहयोग देने को तैयार हैं तो उन्होंने इसका एक ही समाधान निकाला कि इसे कहीं और भेज दिया जाए। होना ये चाहिए कि अगर ऐसे बच्चे, ठीक है ये पहला है जो भारत में जो कि ऑटिज्म में प्रभावित है और गवर्नमेंट जॉब में आया, तो अब जब नया कानून आया है तो ऐसे और भी बच्चे आएंगे। तो ये है ना, प्रबंधन का दायित्व था कि वो इस बच्चे के बारे में समझता कि ऑटिज्म में क्या होता है और इसे वो वातावरण देता जिसे हम रीजनेबल अकोमोडेशन कहते हैं, जिससे कि ये वहाँ अपना काम करने में बहुत अच्छे से अपने प्रतिभा दिखा पाता। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जब दूसरी जगह से लगाया गया, वहाँ फिर हमने जो वहाँ का मैनेजमेंट था वहाँ बताया तो वहाँ थोड़ा रवैया सुधरा, क्योंकि धीरे धीरे लोगों के समझ में आने लग जाता है। जब अभिभावक टकराते हैं तो उन्हें समझ आने लग जाता है कि यहाँ पे हमें बात सुननी ही पड़ेगी, और वही हमारे साथ हुआ। लेकिन वो जो दौर था वो इतना बुरा दौर था कि ये खुद बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गया था कि मुझसे मेरे साथ क्या हो रहा है। ये लोग अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर सकते लेकिन अंदर तो फील करते ही करते हैं। तो वही है कि लोगों का नज़रिया इतना ज़्यादा संकुचित है कि जैसे हमारे बच्चे कितना ही कुछ कर लें तो उनके साथ ये समस्याएं आती हैं। और मैं ये एक बात बताना चाहती हूँ कि हमारे सामने शारीरिक दिव्यांगों के कई उदाहरण आते हैं जो बेहद तकलीफ़ों के बावजूद अपने आप को सिद्ध कर सके, लेकिन इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट या ऑटिज्म में ये पहला एक ऐसा उदाहरण है जिसने हर तरह से, जैसे वो खेल कूद हो, नेशनल में भी इसने बहुत सारे मेडल जीते, स्टेट में तो ये चैंपियन है शॉटपुट का।
तो इतना सब कुछ हासिल करने के बाद ब्रांड एम्बेसडर रहा ये इलेक्शन कमीशन का, और उसके बावजूद भी जो लोग को एक स्वीकृति है वो समाज में बहुत मुश्किल से मिलती है। इस सीरीज का जो मकसद है वो यही है कि लोगों को दिखाना है कैसे लोग समाज में इन चीजों को एक्सेप्ट करें और इन चीजों को समझें। इसकी परेशानी समझना चाहिए उनको कि कैसे चीजें घर से निकल कर के बाहर तक ले आई जाती हैं, उसके बाद भी वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो दोस्तों, मेरे सीरीज का मतलब यही है, इसका जो मेरा अंदाजा है कि लगातार आपको मैं ऐसी कहानियां दिखाता रहूंगा कि कैसे एक होनहार ने अपने जीवन को बदला और बाद में उसके घर में, उसके समाज में, साथ ही साथ लोगों के बीच में आनंद आया। और हमें भी आनंद आया क्योंकि हमने ऐसी स्टोरी की जिसको लोगों ने कभी ध्यान भी नहीं दिया। तो दोस्तों, ये कहानी है राजस्थान के जयपुर की, जहां पर हमने आज अक्षय भटनागर के परिवार, उनकी माँ और अक्षय भटनागर को मैंने दिखाया, जो अक्षय कुमार की तरह स्टंट भी करते हैं, उनकी तरह डांस भी करते हैं और वो केबीसी में जाना भी चाहते हैं। तमाम सारी बातें हैं उन्होंने बताया है। तो मुझे लगता है कि आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी और लगातार हम आपको ऐसे सीरीज में ऐसे वीडियो, ऐसे स्टोरी, ऐसे कहानियां दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे की कहानी के साथ फिर हम मिलेंगे। देखते रहिए पोल टॉक। जय हिंद।